राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा सुझाए गए प्रश्न हम हल कर रहे थे कक्षा 9 के लिए। तो 40 तक के प्रश्न हमने देख लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो प्रश्न नंबर 41 यानी 41 क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आलेख में गलत दर्शाई गई है। देखो यहाँ पर कक्षाएं दी गई है और उनकी उपस्थिति इस टेबल में दी गई है। इस टेबल से यहाँ पर एक दंड आलेख बनाया गया है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा दंड जो है वो गलत है, गलत स्थिति दर्शा रहा है अपनी। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस दंड के अंदर अगर देखेंगे तो एक्स एक्स की तरफ अगर हम देखें तो इधर कक्षा दी गई है और वाई एक्स की तरफ इधर विद्यार्थियों की उपस्थिति दी गई है। मतलब ये इसका मतलब है 0 विद्यार्थी उपस्थित, 10 विद्यार्थी उपस्थित, 20 विद्यार्थी उपस्थित, 30 विद्यार्थी उपस्थित। ठीक है। तो इस दंड में अगर हम देखें तो इस दंड की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही विद्यार्थियों की उपस्थिति होगी। तो कक्षा 6 में अगर हम देखें तो कक्षा 6 में कितनी उपस्थिति है, तो ये जो दंड दिख रहा है ये 10 तक जा रहा है। और दंड की ऊंचाई कितनी है, 10। यानी कक्षा 6 में विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी है, ये 10 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 10। इसी प्रकार से अगर कक्षा 7 में देखें तो विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दंड की ऊंचाई दिख रही है आपको वो 10 और 20 के बीच में दिख रही है। तो 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15। यानी कक्षा 7 के अंदर विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी हो गई, 15। इसी प्रकार से कक्षा 8 में अगर देखें तो कक्षा 8 के दंड की ऊंचाई कितनी है, 20। तो कक्षा 8 में विद्यार्थियों की उपस्थिति हो गई 20। इसी प्रकार अगर हम कक्षा 9 के लिए देखें तो ये जो दंड की ऊंचाई दिख रही है वो 20 और 30 के बीच में है। इसका मतलब कक्षा 9 में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 25। अब यहां पर हम इस टेबल से मैच कर लेते हैं। देखो कक्षा 6 में विद्यार्थियों की उपस्थिति यहां पर 15 दी गई है जो कि गलत है। कक्षा 6 में विद्यार्थियों की उपस्थिति तो केवल 10 ही है। इसके अलावा कक्षा 7, 8 और 9 इनके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही उपस्थिति दर्शाई गई है। इसका मतलब कक्षा 6 के लिए जो ऑप्शन आएगा वो गलत ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दिए गए होते तो कक्षा 6 के लिए जो ऑप्शन होता वो गलत होता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि संख्या पैटर्न 512, 256, 128 का अगला पद होगा। यानी यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, कुछ पैटर्न दिया गया है और हमें ये खालिस्तान में जो अंक आएगा या संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो पैटर्न को समझते हैं पहले। देखो पहले 512 है, उसके बाद में 256 है, फिर उसके बाद में 128 है। तो देखो 512 में अगर हम 512 में 2 का भाग दे दें, 512 में 2 का भाग दें तो आएगा 256, मतलब संख्या पैटर्न का अगला पद आ गया। फिर अगर 256 में 2 का भाग दे दें तो आएगा 128, मतलब उससे अगले वाला पद आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, संख्या पैटर्न में प्रत्येक पद में प्रत्येक आने वाला अगला पद अपने पहले वाले पद का आधा होगा। यानी उसमें 2 का भाग देंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर हमें 128 का अगला पद प्राप्त करना है तो 128 में किसका भाग देना पड़ेगा, 128 में हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 64। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ब जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना कि यदि 6 विद्यार्थियों की किसी सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगाते हैं, यदि इस कार्य को 15 मिनट में पूर्ण किया जाना हो तो कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी ध्यान से समझना आप लोग। क्या दिया गया है प्रश्न, प्रश्न दिया गया है कि एक सभा है। ठीक है, उस सभा में कुछ कुर्सियां व्यवस्थित करनी है। कुर्सियों की संख्या फिक्स है। ठीक है, कुर्सियों की संख्या फिक्स है कि कोई सभा है और सभा के अंदर कुछ कुर्सियों को हमें व्यवस्थित करना है।
अब 6 विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी उन कुर्सियों को व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर उसको 15 मिनट में हमें पूर्ण करना है, यानी उन कुर्सियों को 15 मिनट में व्यवस्थित करना है, तो और कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। यहां पर ध्यान देना, यहां पर कितने और विद्यार्थी। ठीक है, तो ये बाद में काम आएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान दो कि ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती का प्रश्न है। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि कुर्सियों की संख्या अगर फिक्स है ना, तो अगर हम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा देंगे, विद्यार्थी अगर बढ़ जाएंगे तो उसके लिए समय कम लगेगा। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी तो उनको व्यवस्थित करने में ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम व्युत्क्रमानुपाती वाले प्रश्न बोलते हैं। इसको ऐसे दर्शाते हैं, देखो कि जो समय है, ठीक है, यहां पर दिया गया है कि समय जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, विद्यार्थियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये व्युत्क्रमानुपाती को इस प्रकार से लिखते हैं हम, 1 बटा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है, और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1 बटा में लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं जो समय है उसको टी से दर्शा रहा हूं और विद्यार्थियों की संख्या को एस से दर्शा रहा हूं। ठीक, अब इस एस को हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया टी गुणा एस, और इधर 1 है तो इसको हम इस प्रकार से समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं और इधर 1 ही होता है तो हम इसको लिखते हैं नियत। ठीक है, यानी अगर समय और विद्यार्थियों की संख्या को गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होगा, हमेशा नियत आएगा। ठीक है, इसको समझ भी सकते हैं हम इस प्रकार से। देखो एक उदाहरण देके मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं, जैसे 50 गुणा 2। ठीक है, 50 गुणा 2 कितना होगा, 100। अब मान लेते हैं कि ये जो 100 है वो नियत है, मतलब इनका जो गुणनफल है वो नियत है, और हमें इन संख्याओं में चेंजेस करने हैं 50 और 2 में। तो कैसे चेंजेस होंगे, देखो भाई 50 को अगर मैं घटा देता हूँ, 50 को मैं घटा के कितना कर देता हूँ, आधा, 25 कर देता हूँ, तो 2 को बढ़ाना पड़ेगा। 100 गुणनफल लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4, यानी 2 को 4 करना पड़ेगा। यानी 25 चौक कितना हो गया, 100, यानी गुणनफल फिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम, मतलब अगर एक संख्या को कम करेंगे तो दूसरी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये नियत, इनका गुणनफल नियत है, तो इस प्रकार से एक संख्या घटेगी तो दूसरी संख्या बढ़ेगी। तो यहां पर भी यही कंडीशन है कि टी का मान अगर, मतलब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो टी का मान कम होगा, समय का मान कम होगा। विद्यार्थियों की संख्या कम होगी तो समय का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि टी गुणा एस जो है उनका मान नियत रहेगा। समझ में आई बात। अब स्थिति 1 में हम देखें तो पहली स्थिति में क्या है कि समय कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6 विद्यार्थी। ठीक है, स्थिति 2 में देखते हैं तो स्थिति 2 के अंदर क्या हो रहा है कि समय कितना लगाना है, अब की बार 15 मिनट लगाना है, पहले से 5 मिनट कम लगाना है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी भाई, समय कम है तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा वो, तो हमें पता है कि टी गुणा एस जो है वो नियत है। तो यहाँ पर 2 स्थितियां बना देते हैं हम। पहली स्थिति में टी और एस का गुणनफल हो जाएगा T1 गुणा S1, और दूसरी स्थिति के अंदर टी और एस का जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा T2 गुणा S2। ठीक है, और दोनों का गुणनफल नियत है, यानी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के लिए T1 और S1 का गुणनफल जो है वो बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मान रखते हैं T1 का मान 20, S1 का मान 6, T2 का मान 15 और S2 का मान तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो 20 और 6 को गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ पे ये 15 है। ठीक है, अब 15 को हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, 15 और S2 को इधर ले आते हैं और 120 को इधर ले जाते हैं, की बात है, बराबर है। इसलिए S2 का मान निकालना है तो 15 का भाग देना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ गुणा में है तो 120 के इधर आते ही किस में हो जाएगा, ये भाग में। तो S2 का मान कितना हो गया, S2 का मान कितना हो गया, S2 का मान हो गया 8 विद्यार्थी। यानी द्वितीय स्थिति के अंदर, यानी अगर कुर्सियों को व्यवस्थित करने में 15 मिनट लगाना है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 लेनी पड़ेगी। अब पहले की देखो, पहले कितने विद्यार्थी थे, 5, सॉरी 6। पहले कितने विद्यार्थी थे, 6। अब कितने विद्यार्थी हो गए, 8। यानी कितने विद्यार्थी बढ़ाना पड़ा, तो 2 विद्यार्थी इनको बढ़ाना पड़ा, है ना। प्रश्न भी तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। पहले 6 थे,
अब 2 विद्यार्थी और बनाने पड़े, इसका मतलब क्या सही आंसर हो गया? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें 8 आंसर नहीं होगा, कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी, यानी इसके अंदर ऑप्शन नंबर ब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है कि एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और कितने शेष बच जाएंगे। इस प्रश्न को भी ध्यान से समझना भाई। देखो क्या हो रहा है, एक किसान ने 646 जो है वो पेड़ खरीदे, ठीक है, और अभी वो क्या चाह रहा है कि वो इन्हें पंक्तियों में लगाना चाह रहा है। इस प्रकार से पंक्तियां बनाई उसने और पंक्तियों में वो लगाना चाह रहा है। अब एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए उसने? 24 लगाए, इसमें भी 24 लगाए, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, ठीक है, 24 24 24 लगाता गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए कि कितनी पंक्तियां है जिनके अंदर पेड़ लगाया और कितने पेड़ शेष बच गए, ठीक है। तो भाई अगर सभी पंक्तियों में पूरे पेड़ आ जाए तो वो संख्या 24 का गुणज होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हल, कि जो 664 646 हमें दिया गया है उस 646 के अंदर इस 24 का भाग देंगे। 24 का भाग दिए तो यहां पर हमें भागफल 26 प्राप्त हुआ और शेषफल 22 प्राप्त हुआ। यानी आप देख सकते हो ये 646 क्या है, यहाँ पर भाज्य है, ठीक है, 26 क्या है, यहाँ पर भागफल है, और 24 भाजक है, ठीक है, और शेषफल कितना है? शेषफल है 22, ठीक है। अब देखो हम इनको इस प्रकार से जमा सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी 646 को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, 646 को लिखेंगे 24 गुणा 26 प्लस 22, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझना आप कि 26 ऐसी पंक्तियां होंगी जिसमें 24 24 24 पौधे आ जाएंगे, लेकिन 22 पौधे शेष बच जाएंगे। यानी अगर 2 पौधे और होते ना तो 27 पंक्तियां बन जाती टोटल। तो हमारे पास में शेष कितने बच गए? 22 बच गए, और टोटल पंक्तियां कितनी बनी? 26 पंक्तियां बनी हमारे पास में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो ढूंढो कौन से ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर ब देखो, ऑप्शन नंबर ब में पंक्तियों की संख्या 26 है और शेष कितना है? 22, यानी ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है कि एक मानचित्र का पैमाना है, एक अनुपात में है, देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, है ना, मतलब 3 करोड़। 1:3 करोड़ दिया है। 2 नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, मानचित्र होता है ना, मानचित्र को जब भी बनाते हैं पैमाने से बनाते हैं। पैमाने का मतलब क्या है कि यहां पर जो दिया गया है ना 1:3 करोड़, इसका मतलब क्या है कि अगर पैमाने पर 1 सेंटीमीटर कोई दो स्थितियां 1 सेंटीमीटर दूर स्थित है ना, दो बिंदु, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में 3 करोड़ सेंटीमीटर दूर है। ऐसे पैमाना बनाते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 नगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, तो वास्तविक दूरी बताओ उनके बीच में, वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो वास्तविक दूरी यहाँ पर किलोमीटर में पूछी है हमसे, तो किलोमीटर में ही हम ज्ञात करेंगे। देखो मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर दूरी है वो वास्तविक दूरी 3 करोड़ सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर में होते हैं 1 मीटर। तो जब अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देने का मतलब यहाँ 2 जीरो गायब करना पड़ेगा। कितने जीरो है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। 7 जीरो में से अगर 2 जीरो कम कर दिए तो कितने जीरो बचे? 5 जीरो। 1 2 3 4 5, 5 जीरो बच गए, ठीक है। कितने जीरो बचे? 5 जीरो बच गए। तो ये आ गया कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख मीटर हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1,000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यानी अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1,000 का भाग देना पड़ेगा। 1,000 में 1,000 का भाग देने का मतलब 3 जीरो गायब करने पड़ेंगे।
3 जीरो अगर गायब करे तो यहाँ पर केवल 2 जीरो बच गए, यानी ये हो गया 300 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर मानचित्र में वास्तविक दूरी है 300 किलोमीटर। अब जो दो नगर है वो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब 300 को 4 किलोमीटर से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 300 को 4 से गुणा करना पड़ेगा ना भाई। 1 सेंटीमीटर में 300 किलोमीटर है तो 4 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो हो जाएगा 300 गुणा 4, यानी ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है कि एक साइकिल का मूल्य 3525 है तो ऐसी ही 45 साइकिलों का मूल्य होगा। ये तो सिंपल प्रश्न है। देखो, एक साइकिल अगर 3525 रुपए की आती है तो 45 साइकिलें कितने की आएगी भाई? अगर एक 3525 की आती है तो 45 कितने की आएगी? 3525 को 45 से गुना करना पड़ेगा। तो 45 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करने के लिए 3525 को 45 से गुणा करना पड़ेगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,58,625। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? देखो, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है, वही व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न है, और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। मतलब भोजन की सामग्री जो है वो फिक्स है इस बार, है ना। विद्यार्थी कितने हैं छात्रावास में? 100। और भोजन की सामग्री कितने दिन उपलब्ध है? 20 दिन। यानी 100 विद्यार्थी 20 दिन तक खाना खा सकते हैं। भोजन की सामग्री फिक्स है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए, यानी 100 विद्यार्थी तो पहले से ही थे, 25 और आ गए, इसका मतलब कितने हो गए विद्यार्थी? 125 विद्यार्थी हो गए। अब हमें यह बताना है कि 125 विद्यार्थियों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसमें भी आप लोग देखो कि भोजन सामग्री अगर फिक्स है ना, तो आप लोग देखो कि विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी भाई, कम दिन चलेगी। और विद्यार्थी अगर कम होंगे तो वही भोजन सामग्री ज्यादा दिन चलेगी, यानी दिनों की संख्या बढ़ गई। यानी यहां पर अगर हम देखें तो विद्यार्थियों की संख्या और समय जो है वो व्युत्क्रमानुपात में है एक दूसरे के। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो समय कम होगा, विद्यार्थियों की संख्या घटेगी तो समय बढ़ेगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, समय को अगर हम टी से दर्शाएं, विद्यार्थियों की संख्या को एम से दर्शाएं, तो एम गुणा टी नियत हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या और जो समय है उसका गुणनफल नियत हो जाएगा। स्थिति पष्ट में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 100। और समय कितना लग रहा था? समय लग रहा था 20। ठीक है। स्थिति 2 में अगर हम देखें तो स्थिति 2 के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले थे 100 विद्यार्थी थे, 25 विद्यार्थी और आ गए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 125। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि समय कितना लगेगा। ठीक है, समय ज्ञात करना है। तो यहां पर आप लोग देखो एम और टी का गुणनफल नियत है, तो पहली स्थिति में एम और टी का गुणनफल हो गया m1t1, दूसरी स्थिति में एम और टी का गुणनफल हो गया m2t2। तो यहां पर दोनों ही स्थितियों में बराबर है, क्योंकि एम और टी का गुणनफल नियत है, ये बराबर है, मान रखते हैं। तो m1 का मान 100, t1 का मान 20, m2 का मान 125, तो t2 का मान हमें ज्ञात करना है। देखो 100 और 20 को गुणा कर देंगे, 125 जो है वो 125 का पक्षांतरण करेंगे, 125 इधर गुणा में है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा? भाग में। t2 को इधर लिख देते हैं, 100 गुणा 20 बटा 125। जब इसको हल करेंगे तो कितने दिन आ गए? 16 दिन। यानी वो जो भोजन सामग्री 20 दिन चल रही थी, 25 विद्यार्थी और आ जाने से अब केवल 16 ही दिन चल पाएगी। यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न नंबर 48 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखो, ये भी वही प्रश्न है। किसी निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है? इसको प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात दोनों ही बोलते हैं। मतलब प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है कि एक बढ़े तो दूसरा घटे। ठीक है, एक बढ़े तो दूसरा घटे। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। पहला ऑप्शन देखो, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। भाई यहां पर कार्य नियत है हमें, ठीक है। जैसे एक दीवार बनानी है,
ठीक है। अब व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे समय कम होता जाएगा, है ना भाई। किसी दीवार को बनाना है, अब व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे ना, आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो कम टाइम में ही दीवार बना देंगे, तो समय तो कम लगेगा ना। और अगर व्यक्तियों की संख्या घटा देंगे, व्यक्तियों की संख्या कम कर देंगे, मजदूरों की संख्या, तो उस दीवार को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। दीवार तो एक ही बनानी है। तो यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रतिलोम अनुपात में है। चलो पहला हो गया, दूसरे को देखते हैं। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अब देखो चाल समान है, कोई जैसे मान लेते हैं कोई बाइक चल रही है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, वो समान चाल से चल रही है, चाल तो समान है। अब लिया गया समय और तय की गई दूरी, जैसे 5 किलोमीटर चलना है, और 5 किलोमीटर के लिए मान लेते हैं 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, चाल समान है। अब अगर दूरी बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, दूरी, एक को बढ़ाकर देखना पड़ेगा, दूरी बढ़ा दें, यानी अब 6 किलोमीटर चलना है और चाल समान है, तो अब तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल ज्यादा लगेगा। जितनी दूरी हम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा। मतलब यहाँ हो रहा क्या है, ध्यान से देखना, एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है। और अगर दूरी कम कर दे, मान लो दूरी कम कर दी हमने, ठीक है, तो कम समय में वो मोटरसाइकिल वाला वहां पहुंच जाएगा। यानी अगर दूरी को कम कर रहे हैं तो समय भी कम हो रहा है, दूरी को बढ़ा रहे हैं तो समय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, ये समानुपात में है। तो यहां तो प्रतिलोम अनुपात का ढूंढना है ना हमें, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। भाई यहां पर एक को बढ़ा के देखो आप लोग, क्षेत्रफल को बढ़ाओ। कोई खेती की गई भूमि है, जिस खेत है जिसके अंदर खेती की जा रही है, तो जितनी खेती हम करेंगे उतना ही खेत काटना पड़ेगा, है ना। भाई जितना ज्यादा क्षेत्रफल पर हम खेती करेंगे उतना ज्यादा क्षेत्रफल काटना पड़ेगा। यानी एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, काटी गई फसल भी बढ़ रही है। यानी ये भी समानुपात में है, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखो, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा का क्या मतलब है, निश्चित यात्रा का मतलब है कि दूरी समान है, दोनों स्थितियों में, सभी स्थितियों में दूरी समान है। अब उसमें लिया गया समय और वाहन की चाल, देखो एक को बढ़ा के देखते हैं, वाहन की चाल को बढ़ा दो, और समान चलना है, जैसे मान लेते 5 किलोमीटर ही हमें जाना है समान, ठीक है, वाहन की चाल बढ़ा रहे हैं। अब वाहन की अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, कम समय में ही पहुंच जाएगी वो तो यहाँ पे। और अगर वाहन की चाल को कम कर रहे हैं तो धीरे 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 पहुंचेगी, यानी समय ज्यादा लगेगा। यानी अगर चाल को बढ़ाया जा रहा है तो समय क्या हो रहा है, समय घट रहा है। यानी ये ऑप्शन भी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रतिलोम अनुपात में है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, ये भी प्रतिलोम अनुपात में है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 6 में, तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है कि रमेश तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, एक पहिया बना रहा है, जैसे इस प्रकार का पहिया है, वो तीलियों का प्रयोग करते हुए, तीलियां हैं लकड़ी की डंडियां हैं, इनका प्रयोग करते हुए वो बना रहा है पहिया। वो समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है, ये तीलियां जो है ना वो समान है, इस प्रकार लगाना चाहता है कि क्रमागत जो तीलियां हैं, ये दोनों तीलियां है ना, इनके बीच में ये जो कोण है, कोण का मान समान हो, मतलब ये चारों कोण क्या है, समान, ठीक है। अब यहां पर एक तालिका दी गई है, इसमें क्या दिया गया है कि तीलियों की संख्या अगर 4 है ना, तो क्रमागत तीलियों के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब ये आया कैसे, ध्यान से समझना भाई। अगर हम देखें तो इस पहिए में जो टोटल कोण बन रहा है बीच में सेंटर पे, टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और अगर चार कोण हैं बराबर बराबर, चार अगर तीलियां चार हैं तो कोण भी चार ही बनेंगे, ठीक। तो अगर तीलियां चार लगा रहे हैं तो कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कोण, एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो उसमें चार का भाग देंगे,
जब 360 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 90 आ रहा है। इसी प्रकार अगर तीलियां 6 हो, ठीक है, तो क्रमागत तीलियों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा। वो कैसे आएगा? जब टोटल कोण 360 है, अगर उसके अंदर अगर हम 6 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा कितना? 60 डिग्री। अब तीलियों की संख्या 8 है, तो कोण कितने डिग्री का आएगा? तो 360 में 8 का भाग देना पड़ेगा। कितना आ गया देखो, 8 चौक 32 और कितना, 4 36 40, 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ब है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है कि नरेश ने बाजार में 15,050 का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 500 रुपए के तो 28 नोट दे दिए और 200 रुपए के 6 नोट दे दिए। ठीक है, तो बताइए दुकानदार वाले ने उसे कितने रुपए लौटाए? देखो भाई, 15,050 रुपए का कंप्यूटर था, उसने क्या करा कि 500 के 28 नोट दिए उसको दुकानदार को और 200 रुपए के 6 नोट दे दिए। तो अब दुकानदार उसको कितने रुपए लौटाएगा, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो 500 के कितने नोट हैं? 28 नोट हैं। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 500 को 28 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 14,000। यानी 500 के तो कुल नोट जो थे उनसे 14,000 रुपए बनते हैं। अब 200 के 6 नोट हैं, तो 200 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200। यानी 1200 रुपए 200 के नोटों से बन गए। अगर दोनों को जोड़ें तो आ जाएगा 15,200। मतलब नरेश ने दुकानदार को कितने रुपए दिए टोटल? 15,200। लेकिन कंप्यूटर तो 15,050 का ही आया, तो मतलब 150 रुपये ज़्यादा दिए उसने। तो 15,200 में से अगर 15,050 निकालेंगे तो आएगा 150, यानी दुकानदार उसको 150 रुपये वापस देगा। यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्न यहीं कंप्लीट होते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।